रे मुझसे कहे मोर सखिया सहेलिया पायलिया बाजे क्षमा छम रे, पायलिया बाजे क्षमा छम। उसमें ईश्वर अल्लाह का नाम क्यों आया? लेकिन आपके बगल में बीजेपी के दिग्गज मंत्री जी भी देखिए कि वहां पर मौजूद दिखाई दिए थे, जो कि पूर्व मंत्री रह चुके हैं। माफी मांगने के लिए कहा जाता है और आपको माफी मांगना पड़ जाता है। इसलिए माहौल को शांत करने के लिए मैंने सॉरी बोला, लेकिन मेरी आत्मा इस बात के लिए कहीं गवाही नहीं दे रही थी। ये सबसे ज्यादा बोलने वाली भाषा है, उसके बाद भी देखिए कहीं ना कहीं ये इंडस्ट्री जो है वो गर्क में जाती हुई दिखाई दे रही है। सर मुझे लगता है एक रवि किशन जी जो है, उनकी मुझे एक्टिंग अच्छी लगती है, और बाकी तो मुझे कुछ ऐसा नहीं लगता है कि भोजपुरी में किसी का कोई खास योगदान है। और उन लोगों ने तो भोजपुरी को गर्त में लेके गए हैं बस। अगर पवन सिंह का नाम आपके दिमाग में आता है या कोई नाम उनका आपके सामने लेता है तो दिमाग में क्या आता है? देखिए मैं किसी के ऊपर क्या बोलूं, लेकिन सच्चाई यही है कि ये लोग मतलब भोजपुरी का बहुत तहस नहस कर दिए हैं। ओ गजरा वाली उड़न परे, ओ गजरा वाली उड़न परे, मेरा सोना जैसा दिल लेके कहाँ चलियो, मेरा सोना जैसा दिल लेके कहाँ चली। रोमांस है या फिर कह लीजिए किसी को पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, तो कैसे एक्सप्रेस करना है उसके लिए भी भरपूर मौका दिया है कि सजन राजधानी पकड़ के आ जाइयो, आ जाइयो, आ जाइयो। जब मैं छोटी थी, जैसे हमारे जनरेशन के जो भी बच्चे हैं और जो बड़े हो रहे हैं, तो आपके वो जो गाने हैं जो काफ़ी फेमस थे हमारे टाइम में, जो सुनते हुए हम बड़े हुए हैं, आइले मोरे राजा, ये गाना मतलब ऐसा है कि आज भी अगर वो गाना सुन लेते हैं तो ऐसा लगता है कि भाई। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह, और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम आपकी बात हमारे साथ में। और आज के इस कार्यक्रम में जो हमारी खास मेहमान हैं वो कुछ ऐसी हैं कि जब ये गाती हैं तो छा जाती हैं, सुरों की मलिका कहलाती हैं और अपने गाने के साथ ही विवादों में भी आ जाती हैं। लोकगीतों की मिठास में छलका ठेठ रिवायती रंग, कभी खनकदार तो कभी शहद से घुली, कभी जेठ की दोपहरी में सुकून देने वाली तो कभी बसंती बयार पर झुमा देने वाली फनकार लोक गायिका देवी आज हमारे साथ हैं हमारे खास कार्यक्रम में। देवी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। और आपने इतना अच्छा बोला, इसके लिए मैं आपकी बहुत तारीफ करती हूँ। इतने अच्छे अच्छे शब्द आपने चुने, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैसी हैं? सबसे पहले तो आप ये बता दीजिए। मैं अच्छी हूँ, अभी मुंबई में हूँ। वेदर काफी अच्छा है यहाँ पे, तो अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो जैसा कि मैंने कहा कि जब आप अपने सुरीली आवाज़ में गाना शुरू करती हैं तो बिल्कुल छा जाती हैं। आपकी आवाज़ ऐसी है कि कोई भी गाना आता है लोगों के जुबान पर चढ़ जाता है, लेकिन इसके साथ ही देवी जी विवादों में भी आ जाती हैं। ऐसे तो बिहार तक पर आपसे बातचीत करना है काफ़ी लंबी, लेकिन मुझे लगता है कि शुरुआत उसी से करते हैं जिसको लेकर के अभी आप बीते दिन काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रही। पटना गई थी आप, एक कार्यक्रम में गाना गा रही थी, इतना प्यारा गाना गा रही थी, लेकिन तभी देखिए कि देवी जब गाना शुरू करती हैं तो विवाद भी शुरू हो जाता है। सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया ले लेंगे इस पे कि क्या कहना चाहेंगी। देखिए ये बहुत ही दुखद बात है। और वो एक प्रोग्राम था, बीजेपी के काफी बड़े बड़े लीडर जो हैं वो भी मंच पे उपस्थित थी, और एक कोई ग्रुप था जो कोई हिंदू संगठन वो लोग चलाते हैं। और वो ग्रुप के लोग अचानक हल्ला मचाने लगे कि देवी ने रघुपति राघव जो गाया उसमें ईश्वर अल्लाह का नाम क्यों आया, जबकि ये जो भजन है वो बचपन से ही हम लोग गाते रहे हैं। और ये जो भजन है वो गांधी जी का प्रिय भजन था। और इस तरह की जो मानसिकता है ना वो बहुत ही भारत के लिए घातक है। और मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि इस तरह की जो बातें हैं वो हमारे देश में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम सभी यहाँ रहते हैं, हर समुदाय के लोग यहाँ रहते हैं, और हर जाति के लोग यहाँ रहते हैं, और हमें भाईचारा को बढ़ावा देना चाहिए। अभी बीते दिन आपने देखा कि मोदी जी ने भी दरगाह पे चादर भिजवाया, चादर चढ़वाया। तो मुझे लगता है कि हर धर्म जो है उसकी अपनी अपनी खासियत होती है, और अगर हम सभी धर्म को एप्रिशिएट करेंगे तो हम ज्यादा बेहतर जीवन जी सकते हैं। हमें तो सभी रंग को लेके चलना चाहिए, जैसे जैसे फ्लावर्स होते हैं वैसे ही धर्म होता है, और हर फ्लावर सुंदर होता है। जब गुलाब है उसका उसकी अलग खासियत है, चमेली की अलग खासियत है। तो हमें भाईचारा को बढ़ावा देना चाहिए, और जो मानवता है
मैं मानती जी। हूँ कि जो मानवता है वो सबसे बड़ा धर्म है। अगर मानवता से आप हट जाते हैं तो आप अधर्मी हो जाते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो वहाँ जो विरोध कर रहे थे वो हिंदू संगठन के लोग हैं, लेकिन आपके बगल में बीजेपी के दिग्गज मंत्री जी भी देखिए कि वहाँ पर मौजूद दिखाई दिए थे, जो कि पूर्व मंत्री रह चुके हैं, सांसद भी रहे हैं। आपको माफ़ी मांगनी पड़ी, ये बहुत दुखद थी कि एक लोक गायिका जो इतनी चर्चित भी है, बिहार की बेटी हैं, और क्योंकि जब भी आप गाना गाती हैं तो जनरली ये देखा जाता है कि आपके गानों में एक सामाजिक संदेश होता है, एक वो मुद्दा होता है, वो इश्यूज होते हैं जो गाना आप गाती हैं, लेकिन उसके बाद जब आप मंच पे गाती हैं तो आपसे माफ़ी मांगने के लिए कहा जाता है और आपको माफ़ी मांगना पड़ जाता है। हाँ, ये तो काफ़ी जिसको बोल सकते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और वहाँ जो परिस्थिति थी, वो इस जी। तरह की बन गई थी कि मुझे ऐसा हुँ, लगा कि यहाँ पे तोड़-फोड़ ना कर दें और कहीं ये लोग ज़्यादा उग्र ना हो जाएँ। और हुँ, वहाँ पे जो प्रोग्राम था, वो माननीय अश्विनी चौबे जी ने मुझे इनवाइट किया था। वहाँ पे मुझे अटल विशिष्ट सम्मान भी दिया गया। और हुँ। मुझे लगा कि ऐसा ना हो कि इन लोग का प्रोग्राम बहुत ज़्यादा खराब हो जाए। और कुछ लोग मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि आप ऐसा कीजिए कि माहौल बहुत बिगड़ सकता है, आप सॉरी बोल दीजिए, शायद माहौल शांत हो जाए। इसलिए माहौल को शांत करने के लिए मैंने सॉरी बोला, लेकिन मेरी आत्मा इस बात के लिए कहीं गवाही नहीं दे रही थी कि ये भजन जो कि इतना अच्छा भजन है, उसके लिए बिल्कुल। सॉरी बोलना पड़े। ये बहुत ही जिसको बोल सकते हैं दुखद है और बहुत विडंबना की बात है। आपको लगता है कि देश में, क्योंकि आप काफ़ी बेबाक तरीके से जवाब देती हैं, ख़ास करके ऐसा नहीं कि आप सिर्फ़ अगर एक इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं या फिर आप एक गायिका हैं तो सिर्फ़ आप वहीं तक सीमित है। देश की कोई भी चीज़ें हो, कोई भी मुद्दा हो, सोशल इश्यूज़ हो, इन सारी बातों पर भी देवी जी बिल्कुल खुल करके आप बात करती हैं। तो मैं आपसे भी ये सवाल लूँगी, क्योंकि देखा जा रहा है कि कुछ वक़्त में लोगों के अंदर अब धर्म बचाना है, या फिर आप देख लीजिए इस तरह की जो मानसिकता है, आप देखते हैं कि कहीं न कहीं ये बहुत गलत मानसिकता लोगों के बीच में एक हो गई है कि अगर जैसे आपने कहा कि ईश्वर, अल्लाह, ये शब्द आते ही देखिए लोग कितने उग्र होने लगे। तो कैसे देखती हैं जो समाज में ये चीज़ें फैल रही हैं आजकल? देखिए, इस तरह की बातें जो लोग फैला रहे हैं, ये देश के लिए बहुत जिसको कह सकते हैं गलत दिशा में ले जा रहा है। हमारा भारत देश इसीलिए जाना जाता है कि यहाँ हर धर्म के लोग और हर परिवेश मदद। के लोग यहाँ एक हुँ। साथ रहते हैं। कितने सारे कल्चर हैं आप देखेंगे। तो ये हमारी बिल्कुल। भारत की खासियत है और इसको हमें बचा के लेके चलना है। और मैं आप लोग को बता देना चाहती हूँ कि जब मुझे लगता है कि मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। और बिल्कुल, आप जब बिल्कुल। देखिएगा कि अगर कोई बच्चा, आप देखिएगा किसी विकट परिस्थिति में है, तो आप उसे सेव करना चाहते हैं, उसे बचाना चाहते हैं। आप नहीं देखते हैं कि वो हिंदू है कि मुस्लिम है। हुँ। आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो आप अपना जब इलाज करा रहे होते हैं, तो आपको यही दिखता है कि वो अच्छा इलाज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वो किस जाति के हैं, बिल्कुल। किस धर्म के हैं, ये कोई मायने नहीं रखता है। और मुझे लगता है कि ये सारी जो बातें हैं वो बहुत वाहियात हैं और इससे हमारा जो देश है वो खंडित भी हो रहा है और इसका हुँ। कोई भी प्रैक्टिकली इसका कोई मतलब नहीं है। आप बताइए कि हमारे देश में इतने सारे मुद्दे हैं, उस पे काम करने की ज़रूरत है। आज का जो युवा है, उसको तो काम करना चाहिए कि हमारे देश में इतनी बेरोज़गारी हो रही है, इतने लोग गरीबी से मर रहे हैं, हॉस्पिटल ढंग से चल रहा है कि नहीं, इन सारे मुद्दों पे जब आप काम करेंगे ना, तो देश जी। प्रगति करेगा। और जब इस तरह की हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई करेंगे, तो कहीं न कहीं देश जो है ना वो बहुत ही पीछे दिशा में जाएगा। तो सभी युवाओं से भी मैं कहना चाहूँगी कि जो रियल मुद्दा है, उसको लोग लेके आएँ और उस पे काम करें। जी, किसे ज़िम्मेदार मानती हैं इस तरह की मानसिकता के पीछे आप? क्योंकि आज मैं देखती हूँ कि जो छोटे-छोटे देश के बच्चे हैं, वो भी देखिए कि राम नाम पे देखिए कहीं लड़ाई हो जाती है, बात इतनी बिगड़ जाती है कि लोग मारपीट तक पर उतर जाते हैं। बच्चे-बच्चे में ये जो चीज़ें हैं ना वो देखने को मिल रही है, तो किसे ज़िम्मेदार मानती हैं इन देखिए, चीज़ों? ऐसे कुछ लोग हैं जो इस तरह की अ, जिसको कह सकते हैं कि इस तरह की बातें फैलाते हैं और उन लोगों को समझ की कमी है। और क्या होता है ना, कई बार ऐसा होता है कि माँ-बाप भी अपने बच्चे को यही सब सिखाता है, फिर बच्चे भी वही सीखते हैं, वो भी उसी रास्ते पे चलते हैं। लेकिन सही गाइडेंस जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैं कभी-कभी आप देखिएगा कि मैं फ़ेसबुक पे भी कुछ डायरी नोट्स भी लिखती हूँ, जिसमें मैं हुँ। चाहती हूँ कि बहुत सारी जो ऐसी बातें हैं, वो समाज में लाई जाएँ जो कि सही है। क्योंकि जब सही बातों पे आप रहेंगे, तो आपका पर्सनल जीवन भी अच्छा होता है। अगर आप अपने अंदर कोई कुंठा पाल लेते हैं, कोई गलत भावनाएँ रख लेते हैं, तो आपका वो सारी भावनाओं का असर आपके जीवन पे भी तो पड़ता है। सपोज़ बिल्कुल। किसी को इसी नाम से मुस्लिम नाम से किसी को नफ़रत हो जाए, तो हुँ। जीवन के बहुत सारे ऐसे मित्र वो खो देगा जो कि मुस्लिम समुदाय से आते हैं। वो उनसे बिल्कुल। प्रेम नहीं कर पाएगा। तो ये तो बहुत बड़ी बाधा है इंसान के पर्सनल जीवन के लिए। तो पर्सनल जीवन में इंसान को सही सोच रखना चाहिए और आप जब सही दिशा में बढ़ेंगे तो आपका जीवन खुद सुगम होगा।
जब आप प्रेम करेंगे तो आपको प्रेम यूनिवर्स से भी मिलेगा। बिल्कुल, और इसी के साथ मैं चाहूँगी कि वही भजन आप यहाँ पे गुनगुना दें। बहुत ही प्यारा भजन और आपकी आवाज़ में सुनने का तो अलग ही मज़ा है। ज़रूर। रघुपति राघव राजा, राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा, राम पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। रघुपति राघव राजा, राम पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा, राम पतित पावन सीताराम। क्या बात है! बहुत-बहुत शुक्रिया आपका इस गाने को गुनगुनाने के लिए। आपकी आवाज़ में जो खनक है ना, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, जितनी तारीफ़ की जाए आपकी आवाज़ की उतनी कम होगी मुझे लगता है। जैसा मैंने आपको कहा भी कि सुरों की मलिका हैं आप, इसी नाम से आप जानी भी जाती हैं। अब ज़रा आपकी जर्नी पे बात करेंगे। बिहार के छपरा से आप आती हैं। छपरा जैसे गाँव से निकली एक लड़की बिहार में ही नहीं बल्कि आप देखिए कि पूरे देश में इस तरीके से छा जाती हैं। अगर आपके पूरे जर्नी को हम देखें देवी जी, तो पूरे जर्नी के बारे में हम जानना चाहेंगे कि कैसे आप वहाँ से निकलती हैं? सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसका रहता है? और जब आपने घर पे बताती हैं कि मुझे सिंगर बनना है, तो कैसा रिएक्शन रहता है लोगों का? पूरी जर्नी मैं चाहूँगी एक बार बिहार तक पे आप हमारे दर्शकों को। देखिए, इंसान के अंदर अगर अगर पैशन होता है तो वो पैशन के प्रति काफी, जिसको बोल सकते हैं कि अपने पैशन को बड़े अच्छे तरीके से करता है। तो जी। म्यूजिक मेरे अंदर बचपन से ही रहा है। मैं मतलब, मुझे मेरे मोहल्ले वाले बताते हैं कि जब मेरी उम्र सिर्फ 5-6 साल की रही होगी, तो मैं जी। चिल्ला चिल्ला के अपने मतलब खिड़की पे गाने गाती थी और पूरे मोहल्ले वाले मेरे गाने सुनते थे। तो मतलब ये सारी चीजें तो जन्मजात भी होती हैं, तो म्यूजिक मेरे अंदर जन्मजात रूप से था। और मेरे पिताजी खुद अब मतलब वो ऐसे प्रोफेशन वाइज़ तो प्रोफ़ेसर रहे, लेकिन उनको म्यूज़िक से बहुत ज़्यादा लगाव था। और उनको जब पहली सैलरी मिली, तो उन्होंने सबसे पहली चीज़ जो खरीदी वो रिकॉर्ड प्लेयर खरीदा। तो अच्छा। पापा को भी बड़े मतलब कला से, साहित्य से, म्यूज़िक से बहुत ज़्यादा प्यार था। और जब हुँ, मेरे अंदर म्यूज़िक उन्होंने देखा, तो उन्होंने बस सोचा कि देवी को एक टीचर रखना चाहिए। और क्या उनका मेन चीज़ है कि उन्होंने ये कभी ये नहीं सोचा कि मेरे बच्चे को कोई फ़ेमस होना है या सुपरस्टार बनना है। बस उनको लगा देवी म्यूज़िक एन्जॉय करती है, तो इसको हुँ, सिखाना चाहिए और इसका समय जो है म्यूज़िक से ज़्यादा हुँ, इन्वॉल्व इसको रखना चाहिए। तो उनका बस इतना ही ध्येय था, लेकिन हुँ, आगे चलते-चलते ये बहुत मतलब मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि जो मेरा पैशन था वही मेरा करियर भी बन गया। क्योंकि जी। जहाँ पे भी मैं गाती थी लोग को बहुत अच्छा लगता था। इवन जब मैं बहुत छोटी थी, तो जब भी मेरा मतलब कभी बार नेतागण भी आते थे हुँ, मतलब प्रोग्राम में, तो हाँ, मुझे बुलाया जाता था कि देवी स्वागत गान गाएगी। और लोग काफ़ी मतलब वो हो जाते थे, मतलब अचंभित हो जाते थे कि ये हुँ, कौन-सी लड़की है, बड़ा अच्छा गा रही है। इस तरह की बातें लोग करते थे। एक बार लालू जी भी आए हुए थे मेरे एक प्रोग्राम में, बहुत पहले की बात हुँ, है, छपरा में। तो उनका स्वागत मतलब गान मैंने गाया। हुँ, और उनका जो स्वागत है, वहाँ के जो विधायक थे, उन्होंने एक शॉल से किया। तो लालू जी जब मेरा गाना सुन रहे थे, तो वो एकदम, मैं सामने बैठी हुई थी। गाना जी, गाने के बाद वो मुझे एकदम मंच पे बुलाए और उन्होंने वो शॉल जो उनको मिला था, वो उन्हें मुझे हाँ। उड़ा दिया और अपने बहुत ही देसी स्टाइल में मुझे बोला कि तू तो गावे में एकदम पट्ठा हो। और ये बात तब की है जबकि मेरी उम्र लगभग 10 साल की होगी। बहुत ही मतलब ठेठ देसी कह लीजिए, अलग ही अंदाज़ है लालू प्रसाद यादव का। जी। तो इस तरह से मतलब बचपन से ही मैं काफ़ी, जब भी गाती थी लोग मुझे स्टेज पे बहुत पसंद करते थे।
जी। तो जब आप गाना शुरू कर रही थी, जब जैसा कि आपने कहा कि आप बस अपना पैशन फ़ॉलो कर रही थी, ऐसा कुछ सोच के, या फिर आपके पिता ने भी ये सोच के आपको नहीं दिलाई चीज़ें कि सुपरस्टार बनना है या फिर बहुत बड़ी सिंगर बनना है। तो इंडस्ट्री में पहला ब्रेक आपको कब मिला? जब आप गाने के लिए आगे बढ़ी? देखिए, जब हम लोग मैंने जब इंटर पास कर लिया, हाँ। तो पापा ने हमें दिल्ली भेजा। दिल्ली इसलिए भेजा कि उनको लगा कि थोड़ा और ज़्यादा म्यूज़िक सीखना चाहिए, तो मैंने म्यूज़िक सीखना शुरू किया गंधर्व संगीत महाविद्यालय वहाँ से, और मैंने कथक डांस भी सीखना शुरू किया। श्री राम भारतीय कला केंद्र, एक मंडी हाउस में एक प्लेस था, वहाँ पे कथक मैंने सीखना शुरू किया। तो जब हम लोग सीखते थे, उसी दौरान मेरे पापा को लगता था कि देवी अच्छा गाती है, तो इसका एल्बम भी आना चाहिए। तो वो हम हमेशा अक्सर ऐसा बोलते थे कि ऐसा करो कि जो म्यूज़िक कंपनियाँ हैं दिल्ली में, उस टाइम म्यूज़िक कंपनियाँ हुआ करती थी, तुम वहाँ जाओ, अपना गाना सुनाओ, हो सकता है तुम्हारा गाना मतलब वो लोग कंपनी वाले खुश हो जाएँ तुम्हारी आवाज़ से और तुम्हारा गाना वो निकाल दें। लेकिन जब हम लोग कंपनियों में गए, तो हम लोगों को पता चला कि वहाँ टैलेंट नहीं देखा जाता, वहाँ पे उस टाइम में ये देखा जाता था कि कौन कितना ज़्यादा बिक सकता है। जो अच्छा। लोग बिकने वाले होते थे, उसको ही लोग चांस देते थे, और नए सिंगर्स के साथ थोड़ा-सा अ, ऐसा हो जाता था कि नए सिंगर्स को चांस वो कम लोग नहीं मिलता। देते थे, क्योंकि उनको ट्रस्ट नहीं होता था कि ये सिंगर कितना कमर्शियली अच्छा है। तो टी सीरीज़ के काफ़ी चक्कर लगाए, मुझे चांस नहीं मिला। फिर एक छोटी-सी कंपनी थी तो एलटीसी नाम की, वहाँ मैं गई और वहाँ पे मैंने कुछ स्ट्रगल किया। वहाँ पे कुछ लोग मेरे जानने वाले थे, उन्होंने कन्विंस किया जो ओनर हैं कि ये बहुत अच्छा गाती है और इसकी आवाज़ कमर्शियली भी लोगों को पसंद आएगी और इसका इसके गाने का बिज़नेस हो सकता है। फिर उस कंपनी ने थोड़ा मेरे ऊपर सोचा कि चलो देखते हैं, क्योंकि उनको मेरी आवाज़ पसंद थी। एक बहुत ही लो बजट में एक एल्बम निकला, पूर्वा बयार, लेकिन वो जी। निकलने के साथ ही बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया और काफ़ी मतलब वो इतना सुपर हिट हुआ कि लोगों ने कहा कि भोजपुरी के रिकॉर्ड्स टूट गए, इवन बिज़नेस में भी। और हुँ। उसके बाद से फिर टी सीरीज़ ने भी मुझे इनवाइट किया। उसके बाद से ये जो लग संगीत का सफ़र है, वो ज़्यादा सुगम हो गया। ठीक है। मेरी जब मैं छोटी थी, जैसे हमारे जनरेशन के जो भी बच्चे हैं और जो बड़े हो रहे हैं, तो आपके वो जो गाने हैं जो काफ़ी फेमस थे हमारे टाइम में, जो सुनते हुए हम बड़े हुए हैं, आइले मोरे राजा, ये गाना मतलब ऐसा है कि आज भी अगर वो गाना सुन लेते हैं तो ऐसा लगता है कि भाई इंसान झूमे बिना तो रह ही नहीं सकता है, इस तरह का वो गाना है। और जिस अंदाज में आपने गाया है और जिस अंदाज में आप झूमती हुई नजर आ रही है, अपने साथ साथ मुझे लगता है पूरे देश को झुमा करके रख दिया। मैं चाहूंगी, वो मेरा भी बहुत फेवरेट गाना है, एक बार आप गुनगुना दे अगर तो। ज़रूर। अइले मोरे राजा लेके ढोल बाजा, रे मुझसे कहे मोर सखिया सहेलिया, पायलिया बाजे छमा छम रे, पायलिया बाजे छमा छम। कहेल सखिया छुड़ा शर्माइल, पिया मिलन के रात बाइल, आजा मिलन के गीता तू गावा, नाचा सजने ढोल बजावा। धड़केला छाती सुन तोर बाती, रे चुक चुक चल मनवा के रलिया, पायलिया बाजे छमा छम रे, पायलिया बाजे छमा छम। अइले मोरे राजा लेके ढोल बाजा, रे मुझसे कहे मोर सखिया सहेलिया, पायलिया बाजे छमा छम रे, पायलिया बाजे छमा छम। क्या बात है! ये गाना जब भी सुनती हूँ ना, ऐसे अगर कल भी हम ये आपको बता दें कि अगर ये गाना सुन रहे थे जब आपके इंटरव्यू के पहले, तो ये गाना बजते ही ऐसा लगता है ना कि शरीर में एक अलग ही एनर्जी आती है, एक अलग ही वाइब क्रिएट हो जाता है और इंसान खुद ब खुद डांस फ्लोर पे आ जाएगा और वहाँ से डांस वांस करना शुरू कर देता है। बहुत-बहुत शुक्रिया, आप इतना मेरा हौसला बढ़ा रही हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। देखिए, आज आपके जो गाने हैं देवी जी, जहाँ तक हमने देखे हैं कि भोजपुरी में अगर हम बात करें तो आज की भोजपुरी इंडस्ट्री जो है, जो हमारी इंडस्ट्री है, वो काफ़ी ज़्यादा जिस तरीके के गाने बनाए जा रहे हैं उसको लेकर के विवादों में रहती है, सवालों के घेरे में रहती है, कई तरह के सवाल उठते हैं। और जो भी कलाकार आपकी तरह हमारे साथ जुड़ते हैं उनसे हम सवाल करते हैं, इस मुद्दे को उठाते हैं, क्योंकि आजकल की जो भोजपुरी गाने हैं, कुछ जो अभी तो सुपरस्टार हैं, उनके अभी काम करने का तरीका थोड़ा सुधरा है, लेकिन पहले के गाने भी देखें तो काफ़ी वल्गर भी कह सकती हैं आप, और अलग-अलग से शब्दों का इस्तेमाल भी किया जाता है। लेकिन कई लोग आजकल भोजपुरी में देखिए कि गाने बनते देर नहीं लगते हैं। कोई भी मुद्दा देश में आता है, कोई भी घटना घटती है या कुछ भी ऐसा होता है, मुझे लगता है 1 घंटे में भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई ना कोई गाना आ ही जाता है।
तो इसके लिए आप किसको ज़िम्मेदार मानती हैं कि इस भोजपुरी इंडस्ट्री जो है इतने इतना मतलब सबसे ज़्यादा व्यूअर्स हैं भोजपुरी के, सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा है, उसके बाद भी देखिए कहीं न कहीं ये इंडस्ट्री जो है वो गर्क में जाती हुई दिखाई दे रही है? बिल्कुल देखिए भोजपुरी जो लोक संगीत है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। जी। आप देखेंगे कि जो रियल भोजपुरी है, जैसे हम लोग मेरे छठ के गाने आप सुनेंगे या बिल्कुल। बहुत सारे जो आप सुनेंगे जो कि परंपरा से चलती आ रही है या हुँ, फिर कुछ आधुनिक काल में भी बहुत सारे ऐसे राइटर्स हुए हैं जिन्होंने भोजपुरी का मान-सम्मान बहुत बढ़ाया। हुँ, लेकिन आजकल के जो सिंगर्स हैं, मैं बताऊँगी कि वो भोजपुरी का बिल्कुल सत्यानाश कर रहे हैं क्योंकि ये लैंग्वेज जो है, वो हुँ, बहुत ही मधुर है और हमारा जो कल्चर है, वो बहुत एकता का कल्चर रहा है। आप देखेंगे कि किस तरह से आप भोजपुरी के जब गाने सुनेंगे, शादी-विवाह के गाने सुनेंगे, तो उसमें आप बाप-बेटी का प्यार है या फिर जो भाभी-देवर का प्यार है, ये जी, सारी चीज़ें बिल्कुल, उसमें बिल्कुल। बहुत ही मतलब जो भारत की ख़ासियत है, जो हमारे बिहार बिल्कुल, की शारदा ख़ासियत सिन्हा है जी के गाए कई गाने अगर देख लीजिए विवाह गीत या फिर ये सारी चीज़ें सुनने को मिलती हैं। जी हाँ, तो वो सारे गाने जो है ना, वो सब अमर गीत हैं और वो कई सालों से चलते आ रहे हैं और इतने सालों से इसलिए चलते आ रहे हैं क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल है। लेकिन आजकल के जो गाने हैं उसको तो मैं कला मानती ही नहीं हूँ क्योंकि वो एक रियल कलाकार जो है, वो हुँ, कभी भी इस तरह की विकृति जो है, वो नहीं फैला सकता है। तो वो आज के जो जो भी तथाकथित सिंगर्स हैं, वो कलाकार नहीं हैं क्योंकि जो कलाकार होता है ना, वो तो ब्यूटी क्रिएट करता है। हुँ। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। क्यों इतना हम आप हुँ, देखिएगा कि जो बड़े-बड़े सितार वादक हैं, बड़े-बड़े कत्थक डांसर्स हैं, क्यों उनको लोग देखने जाते हैं? क्योंकि वो एक ब्यूटी क्रिएट करते हैं। जब आप विकृति क्रिएट करते हैं, अश्लीलता क्रिएट कर रहे हैं, आप जातिवाद बढ़ा रहे हैं, तो आप कहाँ से कलाकार हैं? तो आज जो सब कर रहे हैं, वो कलाकार नहीं है और इसीलिए आप देखिएगा कि इन सारे जो सिंगर्स हैं, जो नए आजकल आए हैं, उनका महत्व ज़्यादा दिन नहीं रहता है। आज हुँ, लोग ज़रूर उनको अश्लीलता के लिए सुन लेते हैं, लेकिन भविष्य उनका नहीं है। भविष्य में हमेशा जो अच्छी चीज़ें हैं, वही रह जाती हैं। और आप देखेंगे कि अब अश्लीलता तो पूरे वर्ल्ड में देखी जा रही है, लेकिन उसका कोई हाँ, ग्रेड थोड़ी होता है। लोग हुँ, देख ज़रूर रहे हैं, व्यूअर्स आपको मिल सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन ग्रेड तो हमेशा आपकी कला पे ही आपको आपका आकलन होगा। जी, बिल्कुल लेकिन कई बड़े कलाकार भी हैं इस इंडस्ट्री में जो आज देखिए कि बॉलीवुड में भी गाने गा रहे हैं। बॉलीवुड में एक्टिंग कर रहे हैं। कई ऐसी फीमेल सिंगर्स हैं जो कि भोजपुरी से देखिए बॉलीवुड में जा रही हैं या फिर पंजाबी गाने गाते हुए नज़र आती हैं। लेकिन आपको लगता है कि उन वो जब भोजपुरी में आती हैं फिर वापस अगर बॉलीवुड की हम बात छोड़ दें, वापस अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में फिर आती हैं, वही गाने गाने हो, वही एक्टिंग करनी हो, तो आपको लगता है कि ये कुछ करते नहीं इसको सँवारने के लिए भोजपुरी को, भाषा को? बिल्कुल, देखिए अगर आपकी सोच उन्नत रहेगी, तो आप ऐसा कार्य कर ही नहीं सकते हैं। जो भी सेंसिटिव होगा, जो रियल कलाकार होगा, उससे इस तरह की विकृत बातें, इस तरह का मतलब हाव-भाव, इस तरह का एक्शन वो कर ही नहीं सकता है, क्योंकि उसकी आत्मा कभी गवाही नहीं देगी। तो ये सारे लोग जो हैं, वो ऐसे ही हैं, उनको व्यूअर्स मिल सकता है, लेकिन उनका स्थान कभी भी नहीं बनेगा। स्थान जी, हमेशा अच्छी बिल्कुल। चीज़ों का मिलता है बनता है। आज देखिए, आज अगर लोग पढ़ाई करते हैं, किसके ऊपर पढ़ाई कर रहे हैं? भिखारी ठाकुर जी पे पढ़ाई कर रहे हैं। आज हुँ, महेंद्र मिश्र जी पे लोग उसको रीड कर रहे हैं। आप हुँ, देखेंगे विद्यापति जी हैं, उनको लोग हम लोग नमन करते हैं। आज भिखारी ठाकुर जी के चौक-चौराहों पर उनका प्रतिमा लगाई जा रही है। क्यों हुँ। लगाई जा रही है? क्योंकि वो सम्मान डिज़र्व करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, सही कह रही हैं आप। 2-4 कलाकार हैं भोजपुरी के जिनका काफ़ी ज़्यादा नाम भी है, काफ़ी नेम फ़ेम है। उनका मैं नाम लेना चाहूँगी और मैं चाहूँगी कि आप उस पे बताएँ हमें कि क्या लगता है कि भोजपुरी को ठीक करने के लिए कोई अच्छा योगदान दे रहे हैं, कोई बेहतर कदम उठा रहे हैं? इसमें पहला नाम तो रवि किशन जी का ही है। देखिए कि बॉलीवुड में जब वो मूवीज़ बना रहे हैं तो ऑस्कर में जा रही है। लेकिन भोजपुरी में कई ऐसे गाने उन्होंने भी गाए हैं जो कि विवादों में अब भी रहते हैं, अभी तो फिलहाल सांसद हैं। इसके अलावा पवन सिंह का नाम मैं लेना चाहूँगी, खेसारी लाल यादव, निरहुआ, मनोज तिवारी, इन सब पे आप क्या कहेंगी? देखिए, मुझे लगता है कि अगर ऑनेस्टली मैं बताऊँ, तो रवि किशन जी अगर उनको एज़ ए एक्टर देखा जाए, तो हुँ, उनकी जो पर्सनैलिटी है या उनकी जो एक्टिंग है, हुँ, थोड़ी मुझे ठीक लगती है। मतलब मुझे लगता है कि ही इज़ ए हाँ, एक्टर। हाँ, लेकिन भोजपुरी में क्या है ना कि कई बार ऐसा होता है कि जब भोजपुरी का ऐसा माहौल है कि हुँ, ऐसी स्क्रिप्ट बनती है, ऐसे ही उसमें गाने होते हैं, ऐसे ही लैंग्वेज होते हैं, तो कई बार अच्छा कलाकार भी जो है, वहाँ हुँ। पे बाध्य हो जाता है गंदगी फैलाने का।
आप समझ रही है मेरी बात को? जी जी, अब बिल्कुल समझ रही हूँ मैं। हाँ, कई बार अच्छे कलाकार को भी वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। तो एज ए एक्टर मुझे लगता है एक रवि किशन जी जो है, उनकी मुझे एक्टिंग अच्छी लगती है, और बाकी तो मुझे कुछ ऐसा नहीं लगता है कि भोजपुरी में किसी का कोई खास योगदान है। हम्म। और उन लोगों ने तो भोजपुरी को गर्त में लेके गए हैं बस। बिल्कुल, क्योंकि मैं जैसा कि आपने बोला कि इंसान बाध्य हो जाता है कुछ काम करने को, लेकिन मुझे लगता है कि ये तब के स्टार हैं जब भोजपुरी बढ़नी शुरू हुई थी। रवि किशन देख लीजिए, या फिर मनोज तिवारी देख लीजिए, या फिर निरहुआ देख लीजिए, और इनके बाद लगता है मुझे पवन सिंह या फिर खेसारी लाल यादव इनसे काफ़ी जूनियर भी हैं और अब आए हैं। तो लगता है कहीं ना कहीं वही ट्रेंड जो है ये भी कहीं ना कहीं फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, हाँ, देखिए भोजपुरी में अश्लीलता उस समय भी थी और अभी भी है। और जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं वो अपना करते ही रहेंगे। और मैं ज़्यादा इन लोगों पे टिप्पणी भी नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मतलब भोजपुरी को इतने नीचे स्तर पे लेके चले गए हैं, जहाँ पे भोजपुरी हमारे मतलब ऐसे हम्म। गाने हैं जो कि हमारे जिसमें प्राउड फील होता है। भिखारी ठाकुर जी इतने बड़े कलाकार जिनको मैं बहुत नमन करती हूँ, बहुत रिस्पेक्ट फील बिल्कुल, करती हूँ। आपने गाया लेकिन भी। हाँ, और आजकल का जो मतलब इस तरह की स्थिति देखती हूँ तो बहुत मतलब दिल को चोट पहुँचता है कि कहाँ से कहाँ भोजपुरी आ गया है। बिल्कुल सही कहा आपने। अगला सवाल आपसे मैं यही लेना चाहूँगी, जैसा कि आपने कहा भिखारी ठाकुर का बार-बार ज़िक्र किया आपने। आपको मैं सुनती हूँ, इसके अलावा कल्पना पटवारी जी का मैं ज़िक्र करूँगी। बीते दिन हमारे न्यूज़ रूम में भी आई थी। कई गाने उन्होंने भी गाए, लेकिन एक वक़्त था, कल्पना पटवारी तो ख़ैर बिहार से आती भी नहीं है, लेकिन उन्होंने भोजपुरी में कई ऐसे गाने गाए। लेकिन भिखारी ठाकुर की जहाँ तक बात है, तो कई कल्पना पटवारी हो गई और एक भोजपुरी सिंगर देवी को हम देखते हैं, जो कलाकार जो बिहार के हैं, जिनका दायित्व बनता था, जो चाहते तो काफ़ी कुछ भोजपुरी में कर सकते थे, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को छूने की कोशिश नहीं की, अच्छी चीज़ों को दिखाने की कोशिश नहीं की। लेकिन आप लोगों ने बहुत ही संजीदगी के साथ देखिए किसको लेकर के स्क्रीन पे लाई, गाना गाया। इनका क्या प्रभाव रहा आपकी ज़िंदगी में? देखिए बहुत ही अच्छा रहा, और मैं बताऊँ कि कभी-कभी मुझे बहुत खुशी होती है कि मैंने उन सारे गीतों को गाया। जैसे मैंने भिखारी ठाकुर जी को गाया, महेंद्र मिश्र जी को गाया, फिर महेंद्र मिश्र जी को गाया और मिथिला के विद्यापति जी को गाया। तो ये एक ऐसा कंट्रीब्यूशन है बिहार के लिए कि आज से कई साल बाद भी जब लोगों को अच्छे गीतों की ज़रूरत होगी, तो वो हमारे गानों को देख सकते हैं और उसको लर्न कर सकते हैं। अभी मैं बताऊँ कि कुछ कई बार रियलिटी शोज़ में मुझे बच्चे मिलते हैं, तो बोलते हैं कि आपके गाने ऐसे हैं कि हम लोग कहीं पे भी गा सकते हैं। तो बिल्कुल। आपके गाने हम बहुत हेल्प करते हैं। आपका हम लोग एल्बम लेते हैं, कोई भी गाना हम लोग चूज़ करते हैं, उसको हम लोग रियलिटी शोज़ में भी गाते हैं। तो कहीं न कहीं जो यंग जनरेशन है, उसको भी एक अच्छी चीज़ मिली। तो मुझे लगता है कि इस बात का मतलब इस बात की मुझे बहुत ही खुशी है कि मैंने अच्छे-अच्छे गीतों को रिकॉर्ड करके लोगों के बीच डाल दिया है। आज नहीं तो कई साल बाद तक भी लोग उससे लाभान्वित होते रहेंगे। बिल्कुल, एक गाना जो आपके सबसे दिल के करीब है, मैं चाहूँगी कि वो आप सुनाएँ हमें। मैंने अभी भिखारी ठाकुर जी की बात की, तो उनका एक बहुत ही सुंदर सा गीत है गंगा स्नान के ऊपर। हुँ। तो मैं चाहती हूँ कि वो अपने दर्शकों को कल्पना सुनाएँ। पटवारी जी जो लेकर के आई हैं अभी एक गंगा स्नान। अच्छा, अच्छा, वो भी लेके आई होंगी। ये तो गीत मैंने बहुत साल पहले, आज से 15-16 साल पहले मैंने इस गीत को गाया था, भिखारी ठाकुर जी का है। जी, जी, जी। मैं अपने दर्शकों को सुनाती हूँ। चलन गोरिया करे गंगा स्नानवा, चलन गोरिया करे गंगा स्नानवा, चलन गोरिया। साड़ी चोली पहन के सब आभरणवा, साड़ी चोली पहन के सब आभरणवा, तेहि पर शोभे सोना, तेहि पर शोभे सोना चांदी के गहनवा, चलन गोरिया करे गंगा स्नानवा, चलन गोरिया। बने त बनाल झटपट पाकवनवा, बने त बनाल हा बने त बनाल झट पट पाकवनवा। मीठ रस चाहे कछु, मीठ रस चाहे कछु रह के भोजनवा, चलन गोरिया करे गंगा स्नानवा, चलन गोरिया। क्या बात है! एक बहुत प्यारा गाना है आपका, कुएँ का ठंडा पानी। जी, जी। वो मैं चाहूँगी आपसे सुनना, क्योंकि आप हमारे दर्शकों की भी ये काफ़ी पसंद है और उनका रिक्वेस्ट भी आ रहा है। वो कमेंट भी कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि ये गाना जब मैं आऊँगी, आप जब भी हमारे साथ जुड़ेंगे, ये गाना मैं आपसे ज़रूर गवाऊँगी। कुएँ का ठंडा पानी, इतना प्यारा गाना है वो। सुना देते हैं। कुएँ का ठंडा पानी
पीपल की छाव रे, रुक जाओ परदेसी, आज मुरा गाँव रे, कुएं का ठंडा पानी, पीपल की छाव रे, रुक जाओ परदेसी, आज मुरा गाँव रे, कुएं का ठंडा पानी, काहे निर्मोही से नेहा लगाई, बदले मिलन के दे दी जुदाई, कुछ तो समझ ले मितवा, शब्दों के भाव रे, कुएं का ठंडा पानी, पीपल की छाव रे, रुक जाओ परदेसी, आज मुरा गाँव रे, कुएं का ठंडा पानी। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया ये गीत गुनगुनाने के लिए। मौजूदा दौर में अगर हम बात करें देवी, तो आप किनको सुनना पसंद करती हैं? देखिए, अभी मैं फिलहाल जिस तरह से भोजपुरी गाने आते हैं तो वो कोई कोई सुनने लायक है नहीं। दो लोगों को मैं पसंद करती हूँ, जिसमें भरत जी हैं। भरत जी की आवाज भी अच्छी है और उनके गाने भी बड़े अच्छे उन्होंने गाए हैं। उनका एक गीत मुझे काफी अच्छा लगता है, भाई के दुलार करके एक गीत है, आप लोगों को सुनना चाहिए, बहुत ही अच्छा गीत है। और उसके बाद शारदा जी हैं, उनकी आवाज तो बहुत मधुर है। तो ये दो कलाकार जो हैं जिनको मैं काफी पसंद करती हूँ। ठीक है। इसके अलावा मैं आपसे थोड़ा पॉलिटिकल सवाल भी पूछना चाहूँगी, क्योंकि आप जब से बीजेपी के कार्यक्रम में नज़र आई, हालांकि आपको वहाँ पे एज अ गेस्ट गाने के लिए वहाँ पे न्योता दिया गया था, जैसा कि आपने बताया, लेकिन इस कंट्रोवर्सी के बाद से लोगों का भी एक सवाल काफ़ी ज़्यादा था, जो मैं चाहूँगी कि आपसे पूछूँ कि क्या भोजपुरी सिंगर देवी की भी क्या सियासी एंट्री होगी कभी? देखिए, अभी फ़िलहाल तो मेरा ऐसा कुछ नहीं है। मैं देखिए, मैं कलाकार हूँ और मुझे इसमें संतुष्टि है। तो मैं अभी तो कला में ही रहना चाहती हूँ और कला के माध्यम से ही लोगों का मनोरंजन करना चाहती हूँ। उसमें जो स्वस्थ मनोरंजन है, वो करना चाहती हूँ और एज़ ए कलाकार ही अपने आप को सबसे ज़्यादा सूटेबल मानती हूँ। किसी पॉलिटिकल पार्टी ने अप्रोच किया आपको? देखिए, कभी-कभी लोग अप्रोच करते हैं, लेकिन फ़िलहाल जो है वो मैं अपने आप को एज़ ए कलाकार मानती हूँ। कभी भविष्य में मुझे लगेगा कि मैं अच्छा कार्य अपने राज्य के लिए कर सकती हूँ या समाज के लिए कर सकती हूँ, तो मैं मेबी आ सकती हूँ पॉलिटिक्स में, लेकिन फ़िलहाल ऐसा कुछ इरादा नहीं है। ऐसे मैं थोड़ा-सा सोशल वर्क भी थोड़ा बहुत करती हूँ। एक आश्रम मैंने खोला है, देवी म्यूज़िक आश्रम ऋषिकेश में, जहाँ पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं और एक साथ वो लोग रहते हैं, संगीत की शिक्षा दी जाती है और बहुत ही प्रेमपूर्ण वातावरण में वहाँ लोग रहते हैं। एक साथ खाना खाते हैं, एक साथ गाना एन्जॉय करते हैं, एक साथ मतलब डांस करते हैं और एक छत के नीचे रहते हैं। तो एक बहुत ही प्रेमपूर्ण वातावरण बनाने की कोशिश की है मैंने। तो देवी म्यूज़िक आश्रम में भी कई सारे लोग पूरे दुनिया से पहुँचते हैं, हमारे बिहार से भी लोग आते हैं, वहाँ रहते हैं। तो बस वही कर रही हूँ और बाकी अपना संगीत की जो यात्रा है वो चल रही है मेरी। देवी जो है वो बहुत, जैसा कि मैंने कहा, कि बहुत मुखर होकर के किसी भी बात को बोलती हैं, अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं। तेज प्रताप यादव की शादी पे आपने एक बयान दिया था, जो काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा और इसकी वजह से काफी ज्यादा सवालों में भी आप आई। तेज प्रताप के ऊपर आपने जो बयान दिया, क्या सोच करके आपने ये बयान दिया था, क्या जवाब किया गया था आपके कौन-सा द्वारा बयान दिया था? आप एक बार उनकी रिपीट कर शादी को दीजिए। लेकर के? देखिए, मैं पर्सनली आपको बता देना चाहती हूँ कि मैं हम्म, बहुत शादी की पक्षधर नहीं हूँ। क्योंकि हम्म, कई बार होता है ना कि 2 तरह के माइंड को जब एक साथ बिठा दिया जाता है, तो आप देखते हैं कितनी तरह की रगड़ भी हो जाती है और कितना प्रॉब्लम भी हो जाता है। जी, और कई बार मैं देखती हूँ जो शादी का जो ट्रेडिशन है, हम्म, वो भी जो है ना वो कई बार मैं बहुत सारी महिलाओं को भी देखती हूँ, जिस तरह से शादी का एक नए परिवेश में उनको कई बार बहुत एडजस्ट करना पड़ता है। कोई उनकी बातों को भी नहीं सुनता है। एक मेरी फ्रेंड ही है, तो उसको मैं देखती हूँ कि वो मतलब उसका पूरा जीवन जो है, वो हम्म, पति की सेवा, मतलब सेवा करना बुरा नहीं है, सेवा हम्म, करना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं उसकी जो अपनी जीवन है या उसकी जो अपनी रुचि है, उस पे दूसरे लोग नहीं ध्यान दे रहे हैं। उसके जो हम्म, बोल सकते हैं कि जैसे बहू का भी फर्ज है, तो वैसे ही उस अदर जो फैमिली है उसका भी फर्ज है। तो कई बार मुझे लगता है कि ये जो शादी वगैरह है वो कहीं न कहीं बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। कई बार लड़कों के लिए भी होता है। आप देखिएगा कि कई लड़के जो हैं वो पत्नी के प्रताड़ना से वो फांसी लगा लेते हैं। आप देखती हैं ना? तो मैं जी, बहुत ज़्यादा शादी को बहुत ज़्यादा प्रेफ़रेंस नहीं देती हूँ।
क्योंकि अब मेरा मानना है कि जीवन में आपने आपके, शादी कर ली? नहीं नहीं मैंने शादी नहीं की। मुझे लगता है कि शादी मतलब आप इंसान को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, लड़कियों को अपने फिर पैरों पे कौन सी खड़ा होना क्वालिटी आप चाहिए। अक्सर नहीं, लेकिन कौन सी क्वालिटी है जो आप अपने लाइफ पार्टनर में देखती हैं? क्योंकि ये सवाल आपसे बार बार किया जाता है शादी को लेकर के। अभी कुछ दिन पहले आपके बॉयफ्रेंड को लेकर के काफी ज्यादा खबरें जो है वो निकल करके सामने आ रही थी। ब्राजील का जो बॉयफ्रेंड, देवी का ब्राजील का बॉयफ्रेंड, इस तरह की चीजें चल रही थी। तो लोगों ने फिर इस मुद्दे को भी उछालना शुरू किया, क्योंकि देवी ने जो, जैसा जो सवाल मैंने किया आपसे कि शादी की बहुत पक्षधर नहीं है, और यहाँ भी आपने कहा, तो अगर आप शादी करती हैं तो अपने पार्टनर में कौन सी क्वालिटीज आप देखना चाहेंगी, ताकि आपकी जो जिंदगी है और आपकी जो मानसिक, जो कहते हैं ना, मेंटल पीस बहुत जरूरी होता है आज के टाइम लोगों के लिए, वो बनी रहे? देखिए मेरा जो बहुत ही सिंपल सा फंडा है कि जीवन में आपको जो आपका पैशन है उसको आपको फॉलो करना चाहिए। हम्म। और जीवन में अच्छे मित्र अगर आपके पास है तो ये बहुत बड़ा गिफ्ट होता है। हम्म। ठीक है, और जीवन में अगर आपसे कोई प्रेम के लिए जुड़ता है, आपसे किसी को प्रेम हो जाता है, तो आप उस रास्ते पे चल सकते हैं। डेफिनेटली आप आपके बॉयफ्रेंड हो सकते हैं या फिर आपका कोई पति हो सकता है, आप उसको अपना हमसफर बना सकते हैं। लेकिन ये कोई बाध्यता नहीं होनी चाहिए। और जहां तक हमें अच्छा लग रहा है हम साथ हो सकते हैं किसी के साथ। लेकिन जिस दिन मुझे लगता है कि हमारा मेंटल लेवल नहीं मिल रहा है या फिर कोई भी तरह की दिक्कतें हैं, तो बोथ शुड बी फ्री। हाँ। और मुझे लगता है कि शादी जो है ये एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है। किसी के साथ आप जब डिसाइड करते हैं रहने के लिए, तो आपको उस व्यक्ति के ऊपर पूरा ट्रस्ट होना चाहिए कि ये व्यक्ति जो बिल्कुल है जिससे मैं बहुत ज्यादा बिल्कुल प्रेम बिल्कुल। करती हूँ या वो मुझसे प्रेम करता है, और शादी के बावजूद भी हम फ्री हैं। हम्म। लेकिन अगर आपको शादी के बाद लगता है कि हम दोनों बंध रहे हैं या हमारी फ्रीडम में कमी आ रही है, या फिर वैसे व्यक्ति के साथ आप जुड़ जाते हैं, तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कई बार शादी से बाहर निकलना भी। तो इसका नतीजा आप देखिएगा कि कई बार लोग जो है बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। इसीलिए मैं इन सब चीजों को ज्यादा वैल्यू नहीं करती हूँ। मैं वैल्यू करती हूँ क्या, तो मैं आपको बताऊं कि मेरा बहुत सौभाग्य है कि मेरे माता पिता के साथ मेरे रिश्ते बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। मेरे भाई बहनों के साथ बहुत अच्छे हैं, और मेरे जीवन में इतने अच्छे अच्छे मित्र मिले हैं और उन्होंने मुझे इतना साथ दिया है कि मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगता है कि मैं अकेली हूँ या मुझे कोई पार्टनर की मिसिंग है। हाँ, कोई जुड़ता है तो डेफिनेटली उसका ये भी स्वागत है। सिंगल रहेंगी? लेट्स सी क्या होता है। सिंगल नहीं हूं मैं, आप कैसे कह सकते हैं कि मैं सिंगल हूँ? जिसके हाँ। पीछे इतने सारे चाहने वाले हों वो सिंगल कैसे हो सकता है? मैं अपने माँ बाप के साथ रहती हूँ, अपने भाइयों और बहनों के साथ रहती हूँ, तो मैं तो कहीं से सिंगल नहीं हूँ। और मैं आपको बताऊं कि कई बार शादीशुदा होने के बाद भी इंसान सिंगल होता है। अगर आपके बीच में प्रेम नहीं है तो अभी आप सिंगल हैं। ठीक है। जिसको प्रेम मिल रहा है वो सिंगल नहीं है। जी बिल्कुल। बहुत ही बढ़िया जवाब दिया आपने। मतलब कहते हैं ना कि नहीं बोल करके बहुत कुछ कह जाना, यही देवी की खासियत है। मैं कहती हूँ जूली और मट्टुकनाथ की जो लव स्टोरी है उसमें ट्विस्ट तब आया जब आपने जूली की कहानी सामने ला करके रख दी। जूली से अभी भी बात होती है, कांटेक्ट में है आपके? नहीं, अनफॉर्चुनेटली मेरी उनसे कोई भी इधर 4-5 सालों से मेरी कोई बात नहीं हुई है। और क्योंकि वो दूसरे कंट्री में चली गई हैं, और जिन जिस जिस नंबर के थ्रू मेरी बात होती थी वो नंबर बंद हो गया। और कोई व्यक्ति थे बीच में जो मेरी बात कराते थे उनसे, तो मेरा कांटेक्ट उनसे छूट गया है। लेकिन जब वो मेरे पास 4-5 साल पहले उन्होंने फोन किया था, अपने अपने दुख को बयां किया था, तो मैंने मटुक जी से भी बात की थी कि भाई आपके अंदर मानवता होनी चाहिए। जिन्होंने पूरा समाज जो है आपके लिए छोड़ के वो आपके पास आई, तो आपका कर्तव्य है कि उनका आप ख्याल रखिए। और मुझे लगता है कि कोई भी रिश्ता जो है उसका जो मेन आधार है मानवता है। अगर आप किसी के प्रति काइंड नहीं है या किसी का केयर नहीं कर रहे हैं, और आपको उस व्यक्ति की जिंदगी से कोई अगर लेना देना नहीं है, तो मुझे नहीं लगता है कि ये कोई लव गुरु है। क्योंकि लव जो है ना वो बहुत बड़ा शब्द है, और लव का मतलब होता है काइंडनेस। अगर आपने एक लड़की के प्रति काइंडनेस नहीं रखा, वो विदेश चली गई, वो अकेले बीमार होके अपनी परिस्थिति से जूझ रही है, तो ये कहीं ना कहीं से बहुत ही अमानवीय कृत्य है। जाते जाते मैं कुछ सवाल आपसे करना चाहूंगी। सबसे पहले तो मैं भोजपुरी इंडस्ट्री को लेकर के सवाल करना चाहूंगी कि आजकल के जो कलाकार जो अब आ रहे हैं, जिनको आप देख रही हैं, क्या सलाह देना चाहेंगी उनको? बस इतना ही कहना चाहूंगी कि जो आजकल के बहुत सारे बच्चे हैं उनको देखिए, हमारा जो, मैं सच बता रही हूँ कि जो हमारा जो भारतीय जो संगीत है वो बहुत ही उच्च स्तरीय है। क्लासिकल म्यूजिक हो गया, क्लासिकल डांस हो गया, और इतनी ज्यादा वैरायटी है। आप पूरे मतलब हर राज्य का अपना अपना गीत संगीत है, लोक संगीत है। क्लासिकल म्यूजिक का कोई जवाब नहीं है, राग रागनी है। तो बच्चों को कहीं ना कहीं जो ये जो रियल म्यूजिक है उससे कनेक्ट जरूर करना चाहिए।
और दूसरा एक और सलाह देना चाहूँगी कि अपने बॉडी फिटनेस के लिए बच्चों में खेल-कूद भी बहुत उसको समाहित करना चाहिए। ये मेरी बचपन की सीख है मैं जो दे रही हूँ। मेरे पिताजी ने 2 चीज़ों का बहुत ख़्याल रखा अपने बच्चों का कि बच्चों को कला में क्योंकि वो क्रिएटिव रहे, अच्छे काम में लगे रहें और दूसरा जो है वो खेल-कूद। खेल-कूद से भी बच्चे का जो है ना ब्रेन डेवलप करता है, उसको ऑक्सीजन मिलता है और वो अच्छा फ़ील करता है। तो ये 2 चीज़ों पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, एक छोटा-सा रैपिड फायर राउंड आपके साथ खेलना चाहूँगी ताकि एकदम पूछूँगी और आपको जवाब देना है। अगर आप सिंगर नहीं होती तो क्या होती? सिंगर नहीं होती तो शायद मुझे थोड़ा उसका भी शौक है जिसको बोल सकते हैं पब्लिक रिलेशन का। तो अच्छा। मैं बचपन से ये सोचती थी ना कि मैं कोई दुकान खोलूँगी, वो जनरल स्टोर हो सकता है, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोग से मैं बात कर पाऊँ। इंटरैक्शन करने का तो मौका मिले। हाँ, म कोई ऐसा जॉब करती जहाँ पे इंटरैक्शन होता पब्लिक के साथ। ठीक है, आपका फेवरेट भोजपुरी फोक सिंगर कौन है? शारदा जी। ठीक है, एक वर्ड भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए जो सबसे परफेक्ट लगता है आपको? अभी के हिसाब से। हाँ, बिल्कुल अभी के हिसाब से ही दे दीजिए। चर्चा तो अभी के हिसाब से ही कर रहे थे। अभी इससे मैं यही कहूँगी कि काफ़ी विकृत लगता है। ठीक है, मैं एक कलाकार का नाम लूँगी, आपको उनके बारे में आप चाहे तो कुछ कह सकती हैं या तो आपको उनको एक नाम देना है। पवन सिंह। अब ऐसा है कि मैं इन लोग आज ये तो जग ज़ाहिर है इन लोग क्या कर रहे हैं, इस पे मैं क्या बोलूँ? आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगी? अगर पवन सिंह का नाम आपके दिमाग में आता है या कोई नाम उनका आपके सामने लेता है तो दिमाग में क्या आता है? देखिए, मैं किसी के ऊपर क्या बोलूँ लेकिन सच्चाई यही है कि ये लोग मतलब भोजपुरी का बहुत तहस-नहस कर दिए हैं। अक्षरा सिंह। अ, अक्षरा सिंह आई थिंक शी इज़ अ गुड एक्ट्रेस। ओके, ठीक है। अगर एक गाने का नाम आपके ऊपर रखना होता तो वो गाना क्या होता? सॉरी मैंने क्वेश्चन नहीं समझा। ठीक है, एक गाने का नाम अगर आपके ऊपर रखना होता तो क्या होता? एक गाने का नाम आपके मेरे ऊपर रखना ऊपर होता। हुँ, देवी मेरा नाम है। हाँ। गाना ही सुना दीजिए फिर देवी से कोई। अच्छा, एक गाना है जो मैंने रविंद्र जैन जी ने लिखा था। एक मेरी फ़िल्म आई थी जलसा घर की देवी, हाँ। उसपे उन्होंने एक गाना लिखा था, तो मैं सुना देती हूँ। मंदिरों की नहीं शोभा हो उत्सवों की, साधकों की नहीं मंजिल हूँ आशिकों की, नाचना नचाना मेरा काम है, हो नगमे सुनाना मेरा काम है, देवी मेरा नाम है, ओ देवी मेरा नाम है, ओ देवी मेरा नाम है, देवी मेरा नाम है, लूट के आई हूँ मैं यूपी और बिहार, लूट के आई हूँ मैं यूपी और बिहार, मेरे सपने देखते वहां लड़के कई हजार, मैं हूँ नई नवेली तहजीब है पुरानी, दारू की ऐसी बोतल गंगा का जिसमें पानी, नाचना नचाना मेरा काम है, हो नगमे सुनाना मेरा काम है, देवी मेरा नाम है, ओ देवी मेरा नाम है, ओ देवी मेरा नाम है, देवी मेरा नाम है। क्या बात है। आ, अगले सवाल की ओर बढ़ते, किस सेलिब्रिटी के साथ डुएट गाना चाहेंगी? सिंगर। डुएट देखिए पहले के सिंगर्स तो मुझे बहुत पसंद थे जिसके अगर मुझे मुकेश जी के साथ गाने का मौका मिलता तो मैं उनके साथ ज़रूर काम करती। अगर भोजपुरी की बात करते अगर भिखारी ठाकुर जी से मुझे मिलने का मौका मिलता तो मैं ज़रूर मिलना चाहती लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो लोग इस दुनिया में नहीं हैं, जिनसे मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ। ठीक है, अगर एक दिन के लिए आपको बिहार का मान लीजिए मुख्यमंत्री बना देते हैं हम, तो एक दिन के लिए अगर सीएम बनने का मौका मिले तो सबसे पहले आपको क्या लगता है कि बिहार में सबसे पहला काम देवी वही करेंगी? क्योंकि आप बिहार से हैं इसलिए आपसे ये सवाल भी किया गया है। देखिए, मुझे लगता है कि किसी भी राज्य के लिए हम्म, जो अच्छा एजुकेशन है वो बहुत ही मायने रखता है क्योंकि एजुकेशन जो है वो कहीं न कहीं आपको सिविलाइज़्ड करता है। तो मुझे लगता है कि एक दिन में तो एजुकेशन नहीं उतने अच्छे ढंग से लाया जा सकता है, लेकिन मेरी कोशिश यही रहेगी कि सही शिक्षा दिया जाए, शिक्षा ऑनेस्टी का दिया जाए, मानवता का दिया जाए, ताकि हमारा राज्य जो है वो ज़्यादा प्रगति कर सके। बहुत बढ़िया।
इसके अलावा मैं आपसे अगला सवाल मेरा ये होगा कि कौन सा ऐसा भोजपुरी गाना है जो कि जिस पे देवी झूमने को मजबूर हो जाती है, उनका मन करता है कि भाई झूम के नाचो, क्योंकि आपके ऐसे गाने हैं जिसको सुनते लोग तो झूमने को मजबूर हो जाते हैं, लेकिन ऐसा कौन सा गाना है जिसपे देवी झूमने को मजबूर हो जाती है? देखिए एक गाना जो पुरानी भोजपुरी फिल्म का है जो मुझे बहुत पसंद है, मैं अपने दर्शकों को सुना देती हूँ। लाल लाल होठवा से बरसे ललैया हो की रस चुवेला, हो की रस चुवेला, कि जैसे अमवा का मोजरा सरस चुवेला, हो की रस चुवेला। लागी वाली बतिया ना बोला मोर राजा हो, करे जा छुवेला, हो करे जा छुवेला, कि तोरी मीठी मीठी बोलिया करे जा छुवेला, हो की रस चुवेला। भागेलू त हमके बुलावेला आचारवा, अखिया चुरावेलू त हंसेला कजरवा, हो हंसेला कजरवा। जिया के जंजाल भइल हमारी सुरतिया, डगर रोकेला, हो डगर रोकेला, कि जहाँ जाए तहाँ लोगवा डगर रोकेला, हो के रस चुएला। क्या बात है, आपका इतना बढ़िया गाना है कजरा वाली गजरा वाली, जब बजता है तो ऐसा लगता है कि एकदम अंदर से एनर्जी आती है। कभी ये गाना सुनने के बाद आप झूम के एकदम नाची ये गाना सुनने हाँ के बाद? बिल्कुल, देखिए संगीत में तो जादू होता है, जब इंसान गाता है तो वो भी बहुत एंजॉय करता है, तभी वो पब्लिक भी एंजॉय कर पाती है। तो मुझे लगता है कि जब मैं गाती हूँ तो वो एक बहुत ही अद्भुत फीलिंग होती है। बिल्कुल, ये गाना वैसे ही मैं चाहूंगी एक बार झूमते हुए आप एकदम सुना दे, जिस तरह झूमते हुए उस वीडियो में आप दिखाई दे रही हैं। आप गाने को बहुत एंजॉय करके गाती हैं, जिस तरीके से झूमते हुए नजर आती हैं आप, ऐसा लगता है कि भाई गाना सिर्फ गले से या फिर मुंह से दिखाई नहीं दे रहा, आपके हर एक्सप्रेशन से दिखता है कि वो गाना गा रही हैं। जी हाँ बिल्कुल, मैं जब गाती हूँ तो वो मेरे लिए बहुत ही, वो मेरे बेस्ट मोमेंट होता है मेरे लिए। ओ गजरा वाली उड़न परे, ओ गजरा वाली उड़न परे, मेरा सोना जैसा दिल लेके कहाँ चली, ओ मेरा सोना जैसा दिल लेके कहाँ चली। मेरी हीर लाला तू, मेरी जान दुनिया तू, मेरी हीर लाला तू, मेरी जान दुनिया तू, मेरी दिल्ली मेरी जयपुर तू कहाँ चली। ओ होठ गुलाबी नैन शराबी लाल परे, ओ होठ गुलाबी नैन शराबी लाल परे, मेरा सोना जैसा दिल लेके कहाँ चली, ओ मेरा सोना जैसा दिल लेके कहाँ चली। क्या बात है, मतलब मुझे लगता है कि आपके गानों ने जितने भी लोग हैं इस देश के, उसको हर तरह की चीज़ें दी है। जहाँ सामाजिक मुद्दों को समझने का मौका दिया है, तो वहीं लड़कों को भर भर के अपने जो रोमांस है या फिर कह लीजिए किसी को पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, तो कैसे एक्सप्रेस करना है उसके लिए भी भरपूर मौका दिया है कि कैसे जा करके वो एक्सप्रेस करे, बिल्कुल एकदम सादगी के साथ कैसे बोल सकते हैं, एक एक लाइन एक एक वर्ड। ये पूरा गाना क्या मैं बोलूँ, जितनी तारीफ की जाए आपकी उतनी कम होगी। आपका एक टैलेंट जो हिडन टैलेंट है और वो किसी को नहीं पता है, एक बार अगर आप वो बताना चाहे तो? हिडन टैलेंट है, मैं थोड़ा खाना भी सही बना लेती हूँ। अच्छा। हाँ, बहुत खाने के कुछ तो नहीं, शौकीन। लेकिन कुछ पार्टिकुलर चीजें ठीक बन जाती है मेरे से। सब्जी ठीक बना लेती हूँ, या फिर कोई राइस का कोई आइटम हुआ तो वो सही बन जाता है मेरे से। चलिए क्या बात है, तो देवी सिर्फ गाना ही अच्छा नहीं बनाती है बल्कि खाना भी काफी अच्छा बनाती है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया देवी जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त देने के लिए, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। जाते जाते हमारे दर्शकों के लिए प्यारा सा मैसेज, और इस मैसेज के साथ मैं चाहूंगी जाते जाते पिया राजधानी पकड़ के आ जाइयो, ये गाना भी आप सुनाते हुए जाए हमें। और आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, जिस तरह से आपने इतना अच्छा इंटरव्यू लिया और इतना अच्छा बोल रही हैं आप, इतने जोश से बोल रही हैं कि मुझे बहुत बहुत ही बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है आपके साथ। तो आपको भी लॉट ऑफ थैंक्स। और मैसेज यही है कि जीवन को बेहतरीन ढंग से जीना ये भी एक कला है, और उस कला को आप सभी को सीखना चाहिए। और लाइफ बहुत ही प्रीशियस है, इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। और इस जीवन में जो आपको बहुत सारी चीजें जो मिली हुई हैं उसके प्रति हमेशा ग्रेटफुल रहना चाहिए। जीवन में हर कुछ हर इंसान को नहीं मिलता है, लेकिन जब आप किसी चीज के लिए ग्रेटफुल होते हैं, जब आप इस बात के लिए ग्रेटफुल होते हैं कि आपकी आंखें चल रही हैं,
और आप खुश होते हैं, तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है। आपको लगता है कि मेरा पैर हाथ सही सलामत है, ये भी भगवान की बहुत बड़ी रहमत है। तो ऑलवेज़ बी ग्रेटफुल, ताकि आपका जीवन जो है वो सुगम और सरल रहे। और चलते-चलते, जैसा कि आपकी फ़रमाइश है, राजधानी पकड़ के आ जाइयो, वो मैं अपने दर्शकों को सुना देती हूँ। जब आए होली दिवाली, तू ले आयो चुनरी लाले, चुनरी ना लइयो तो ना लइयो, सजन राजधानी पकड़ के आ जइयो, आ जइयो, आ जइयो, सजन राजधानी पकड़ के आ जइयो, आ जइयो, आ जइयो। ले लो कागज, ले लो कलम, लिख दो अपना पता बलम, जाके जल्दी से आओगे, खाओ पहले मेरी कसम, किया तन मन है तुझ पे अर्पण, लियो भूल न जाइयो कंगन, कंगन ना लियो तो ना लियो, सजन राजधानी पकड़ के आ जाइयो, आ जाइयो, आ जाइयो, सजन राजधानी पकड़ के आ जाइयो, आ जाइयो, आ जाइयो। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। और बहुत 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 सारा शुक्रिया आपको देवी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। बिहार की तमाम खबरों के लिए बने रहे बिहार तक के साथ।